हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. हिट एंड रन मामले में सलमान को अदालत से बड़ी राहत। 8 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुलायम के बाद रामगोपाल यादव ने की लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ, कहा अच्छे किरदार के रहनुमा हैं आडवाणी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा आज, पार्टी कारकुनों से मिलकर इंतखाबात की तैयारियों पर सोनिया करेंगी बातचीत। मंसूबा कमीशन के रुकन सैयदा हमीद का बयान, अकलियतों की बहबूद की स्कीमों में तबकाती हिस्सेदारी जरूरी। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। हिट एंड रन मामले में अदाकार सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को टालते हुए 8 अप्रैल को अगली सुनवाई का हुक्म दिया है। 2002 का हिट एंड रन ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि इस मामले में सलमान खान पर सड़क के किनारे सो रहे लोगों को कुचल देने का इल्जाम है और इसके नतीजे में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जबकि कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। और अब इस मामले को हुए पूरे 11 साल बीत चुके हैं और अब इस मामले में आज बांद्रा कोर्ट में समाअत होनी थी। आज सलमान खान को पेश होना था, लेकिन सलमान खान के वकील की तरफ से यहां पर एक अर्जी दायर की गई, जिसमें यह बात रखी गई कि सलमान खान की तबीयत नासाज होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकते और यही वजह है कि अब एक फौरी राहत मिली है सलमान खान को कोर्ट से और 8 अप्रैल को अब अगली समाअत होनी है, जिसमें सलमान खान को पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल चैनल 1 न्यूज नामानिगार हर्षिता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के लिए। हर्षिता, फिलहाल फौरी राहत कहेंगे इसे सलमान खान के लिए, लेकिन ये राहत कब तक रहेगी, इस बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? जी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सलमान को बांद्रा कोर्ट में नहीं, सेशन कोर्ट में आज प्रस्तुत होना था, क्योंकि सलमान पर कल्पेबल होमिसाइड एक्ट लगा है 304A, जिसके तहत सलमान पर हिट एंड रन का जो केस चल रहा था उसकी सुनवाई आज थी, जिसे पोस्टपोन कर 8 अप्रैल को कर दी गई है। बात करें सलमान खान की तो इस समय वो मुंबई में ही है। शनिवार रात को वो मुंबई उतरे थे अमेरिका से और साथ ही साथ कहना चाहिए कि कल वो 5 घंटे अपने दोस्त संजय दत्त के यहाँ से। आज की यदि बात करें तो उनके यहाँ से जो प्रस्ताव गया था उसके मद्देनजर रखते कि मैजिस्ट्रेट ने इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। सलमान का जो शेड्यूल था पिछले कुछ महीनों से, जहां वो दुबई में लगातार शूटिंग कर रहे थे और 11 मार्च के दिन जब उनकी इसके पहले वाली सुनवाई थी हिट एंड रन पे, वो उस वक्त
वक्त भी दुबई में शूट कर रहे थे। हर्षदा, क्या उसके ये तुरंत खबर लग पाई है कि सलमान खान के वकील की तरफ से क्या दलील कोर्ट में पेश की गई, क्या वजह बताई गई सलमान खान के न आने के पीछे? अभी तो कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आई है, क्योंकि वकील अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। दूसरी बात यही हम कह रहे थे कि सलमान खान जो है उनका शेड्यूल जो है काफी व्यस्त चल रहा था इतने दिनों से। शायद उनको अपनी केस पर जो है उस पर काम करने को ज्यादा वक्त नहीं मिला है उनको और उनके वकील को, क्योंकि इससे पहले वो दुबई में मेंटल की शूटिंग कर रहे थे, किक की शूटिंग कर रहे थे। यूएस में अपने ट्रीटमेंट के बाद सलमान हाल ही में ही रविवार की बीती रात मुंबई में आए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो आज का दिन था, तो प्रिपरेशन के लिए शायद सलमान को अधिकतर समय नहीं मिला होगा, जिसके चलते आज वो मुंबई में हर्षदा, रहते फिलहाल ही। ये साफ हो चुका है कि अब इस मामले की जो अगली समाअत होगी वो 8 अप्रैल को होगी और तब भी सलमान खान के लिए जरूरी नहीं होगा कोर्ट में आना, कोर्ट में हाजिर होना। वकील कब तक बाहर आ सकते हैं, उनसे कब तक बात हो सकती है, कब तक वो सब कुछ साफ कर सकते हैं मीडिया के सामने? जी, इस केस की सारी चीजों पर वकील अभी विचार विमर्श चल रहा है उनके वकीलों का, और ये चीज फाइनल है कि सलमान अगली 8 अप्रैल को कोर्ट में उनको हाजिर रहना जरूरी नहीं है। हालांकि सलमान इस दौरान फिर से अपने शूटिंग का जो शेड्यूल है उस पर फिर से चले जाएंगे। बात करें सलमान इस केस की, तो इस केस पर फिलहाल सारी पेशकश जो कहते हैं हम, वही चल रही है, जिसके चलते जो वकील है सलमान के शेड्यूल को देखते उन्होंने ये पिटिशन की थी कि यदि सलमान केस की सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं होंगे तो भी केस चल सकता है, जिसकी मंजूरी मिल गई है। इससे अगले सुनवाई जो 8 अप्रैल को है, उस समय यदि सलमान के सेशन कोर्ट में हाजिर नहीं रहे तो भी इससे राहत मिल सकती है। लेकिन हर्षदा, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि जब सलमान खान के वकील ने ये दलील दी कि वो कोर्ट नहीं आ सकते, उनका शेड्यूल ऐसा है या उनकी तबीयत नासाज है, कोई भी वजह हो, तो क्या जो सरकारी वकील हैं उसने इसकी मुखालफत नहीं की, इसका विरोध नहीं किया? क्या जो दूसरा पक्ष है जो सलमान खान के विरोध में है वो कमजोर है? उसकी वजह साफ तौर पर यही है कि उन लोगों की जान गई थी, वो लोग घायल हुए थे जो बहुत बड़ा नाम नहीं है, वो आम लोग थे जो फुटपाथ पर सोया करते थे। जी, ये बात आपने काफी सही कही कि सलमान खान जो है वो एक बड़े स्टार है। हालांकि वो जो 4 लोग जो कुचले गए थे उनके लैंड क्रूजर से, जिनमें से नूराल शरीफ जो है जिनकी मौत हो चुकी थी, अब्दुल शेख है, खलील मोहम्मद है, मुन्ना खान है, ये जो काफी बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, ये रास्ते पे सोने वाले वर्कर थे, आम लोग थे। तो इसके चलते इनकी सुनवाई के लिए ज्यादा, भले ही जो जस्टिस है या जो रिजल्ट है वो थोड़े दिन में आ जाएगा या थोड़े सालों में आ जाएगा, इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग पक्ष नहीं है जो इन्हें मुद्दे सामने रख पाए। और सलमान खान की बात करें तो उनके पास मुंबई के सबसे बेहतरीन वकील है, तो कहीं ना कहीं सलमान बिल्कुल हर्षदा, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि क्या सरकारी वकील की तरफ से सलमान खान पर ये जोर नहीं दिया गया, ये कोशिश नहीं की गई कि सलमान खान को पेशी के लिए कोर्ट में बुलाया जाए? जी, कोशिश तो जरूर की गई है, पर जो सलमान के वकील ने मुद्दे रखे हैं कि सलमान के शेड्यूल्स के, और इस समय हमें ये देखना चाहिए कि ये बात सामने आती है, सलमान बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा है। यदि सलमान पर अब की अगर बात करें तो 4 बड़ी फिल्मों का तामझाम चल रहा है। करीबन एस्टिमेशन करें तो कम से कम यदि बात करें तो 400 करोड़ के हैं सलमान, 400-500 करोड़ के। तो उनकी जो शेड्यूल्ड है वो जो शूटिंग शेड्यूल्ड है वो उन पर ही नहीं, उन तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर भी निर्भर है जिनकी शूटिंग सलमान फिलहाल कर रहे हैं। और इस चीज की वजह देते हुए साथ ही साथ अपनी जो फिजिकल हालत है उन सारी चीजों की दलील रखते हुए सलमान के वकील ने जो पिटिशन की थी कि सलमान की पेश होना जरूरी है कि नहीं, उस पर जस्टिस जो है, मैजिस्ट्रेट जो है, उन्होंने उन्हें राहत दे दी है। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल
कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 8 अप्रैल को अब अगली समाअत होगी, लेकिन उसमें सलमान खान का आना जरूरी नहीं होगा। यानी कि फिलहाल बड़ी राहत मिली है, लेकिन कब तक ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं सलमान खान की, क्योंकि गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज हो चुका है सलमान खान के खिलाफ। भले ही उन्हें अदालत में पेश होने से राहत मिल गई हो, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, ये भी साफ है। और उधर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव का कहना है कि एक पार्टी के राज करने का वक्त गुजर चुका है और अब मुस्तकबिल के मुत्तहिदा हुकूमत का ही है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अकेले अपने दम पर हुकूमत नहीं बना सकती। गौरतलब है कि सपा के 22 रुकने पार्लियामान ने कांग्रेस की सदारत वाली यूपीए हुकूमत को इस वक्त बाहर से हिमायत दी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये वही वक्त है जब एक जैसा हदफ रखने वाली पार्टियां समाजी तब्दीली के लिए मुत्तहिद हो रही हैं, और ऐसे में ये साफ है कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर हुकूमत में नहीं आ सकती, उसे किसी न किसी की हिमायत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इसके सियासी मायने समझे तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि मुलायम सिंह यादव यूपीए को डराना भी चाहते हैं, उसे धमकाना भी चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो कितने अहम है उसके लिए, उसके मुश्किल वक्त में काम आने वाले साथी हैं। लेकिन साथ ही साथ एनडीए के लिए अपना दरवाजा भी खोलते नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि जहां एक तरफ वो बीजेपी के सीनियर रहनुमा लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आती हैं कि उनका कहना है कि कोई भी एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती, उसे मुस्तकबिल में आने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत ही बनानी होगी, और साथ ही इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त मुल्क की जरूरत है। ये अल्फाज, ये जो बात कही है मुलायम सिंह यादव ने, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा देती है इस तरफ कि 2014 की तैयारियों में किस तरह से मुलायम सिंह यादव जुट गए हैं और क्या कुछ कर सकते हैं वो 2014 में जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात दिल्ली पर राज करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज अपने पार्लियामानी हलके रायबरेली के दौरे पर हैं। सोनिया इस पूरे दौरे में पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगी। ऐसे कयास भी हैं कि सोनिया का यह दौरा 2014 के आम इंतखाबात के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने के लिए है। और दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में विस्फोटक और AK-56 रखने वाले मुश्तबा दहशतगर्द का स्केच जारी कर दिया है। पुलिस को शक है कि यही शख्स जामा मस्जिद इलाके के होटल में AK-56, ग्रेनेड और विस्फोटक रखकर गायब हो गया था। होटल के सीसीटीवी फुटेज में एक मुश्तबा शख्स 20 और 21 मार्च को 2 बैग लेकर होटल में आया और बाद में गायब हो गया। पुलिस का दावा है कि ये वही शख्स है जो होटल में विस्फोटक और हथियार बैग में रखकर लाया था। अपने चेहरे को छुपाने के लिए इस शख्स ने टोपी पहन रखी है, इससे सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। और मंसूबा कमीशन के रुकन सैयदा हमीद ने मुल्क में अकलियतों की बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों और वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए आम लोगों की बेदारी पर जोर देते हुए कहा कि इसमें तबकाती हिस्सेदारी जरूरी है और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हुकूमत सतह पर अकलियती बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों की मुनासिब तरीके से अमल आवरी जरूरी है ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हासिल हो सके। अमल आवरी और बेदारी फैलाने के सिलसिले में तबकाती हिस्सेदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अकलियती उमूर की वजारत के तहत चलने वाली स्कीमों के बारे में वो लोग तशहीर तो करते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि किन जराए का इस्तेमाल हो जिससे सही लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा सके। वाजह रहे कि अकलियती उमूर की वजारत और वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम की अमल आवरी और उनके बारे में बेदारी के फुकदान के सिलसिले में सवाल उठाए जाते रहे हैं। और शाही इमाम जामा मस्जिद सैयद इमाम अहमद बुखारी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से एक बार फिर से मरकजी हुकूमत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत हिंद से सवाल किया है कि मुंबई के बम धमाकों का जिक्र होते ही सबको दाऊद की तलाश हो जाती है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तलाश किसी को नहीं और ना ही श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पर कोई बात की जा रही है। यहां तक कि शाही इमाम ने हुकूमत हिंद की जानिब से मुसलमानों के हक में किए जाने वाले
ताजा तरीन ऐलानात को भी फर्जी करार दिया और उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐलानात 2014 के इंतखाबात के पेश नजर किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों के वोट बैंक पर कांग्रेस कब्जा कर सके। और वहीं थाईलैंड में एक मुहाजिर कैंप में आग लगने से कम 62 म्यांमार मुहाजिरों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। जराये के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रिफ्यूजी कैंप में आग लगने से पहले 30 लोगों के मरने की इत्तला थी। हेल्थ महकमे के मुताबिक जले हुए मुहाजिर कैंपों में 32 और लाशें मिली हैं। वाजह रहे कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। दूसरी जानिब कौमी खुफिया महकमा के हवाले से कहा गया है कि मरने वालों में ज्यादातर ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। थाईलैंड में एक मुहाजिर कैंप में आग लगने से कम 62 म्यांमार मुहाजिरों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा जख्मी बताए जाते हैं। जराये के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रिफ्यूजी कैंप में आग लगने से पहले 30 लोगों की मरने की इत्तला थी। वहीं हेल्थ महकमे के मुताबिक जले हुए मुहाजिर कैंपों में 32 और लाशें मिली हैं। वाज़ेह है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। दूसरी जानिब कौमी खुफिया महकमे के हवाले से कहा गया है कि मरने वालों में ज्यादातर ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। हादसा शुमाली थाईलैंड में म्यांमार से आए लोगों से अराजी कैंप में पेश आया। जराये के मुताबिक आग खाना पकाने के दौरान लगी, जिसने थोड़ी ही देर में वसी इलाके को अपनी जद में ले लिया। वहीं मुतासरा इलाके में इमदादी काम जारी है। म्यांमार के कस्बे मेकितला में बुधों और मुसलमानों के दरमियान 3 दिन तक जारी रहने वाली नस्ली फसादात के वाकयात के बाद गुज़िश्ता रोज हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए थे। वहीं बर्मा के सदर की जानिब से सरकारी टीवी चैनल पर इस फैसले का ऐलान किया गया था। सदर के बयान के मुताबिक इस इकदाम से फौज को नस्ली फसादात से मुतासरा इलाकों में जाने का मौका मिलेगा, जो वहां पर अमन कायम करेगी। इन फसादात का आगाज से अब तक तकरीबन 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम हलाकशुदगान की दुरुस्त तादाद का कोई अंदाजा नहीं है। वहीं मेकितला के मकामी मेंबर पार्लियामेंट ने बताया कि पुलिस इन तशद्दुद के वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में कई बुधों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 8 लाशें मिली हैं और बहुत से मुसलमान इन हमलों से बचने के लिए इलाके से फरार कर गए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग रुपोश हुए हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी में अब कुछ कमी वाक़ हुई है, मगर मेकितला में फिजा अभी भी काफी तनाव भरी है। पुलिस जराये का कहना है कि कम से कम 15 बौद्ध भिक्षुओं ने गुज़िश्ता रोज मुसलमानों के खानदान का घर जला दिया था, जो कि इसी कस्बे के मज़ाफात में वाक़ था, मगर इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं थी। दरअसल इस तशद्दुद का आगाज बुध के रोज उस वक्त हुआ जब एक सुनार की दुकान पर होने वाली बहस तूल पकड़ गई। उसके बाद मुश्तइल हुजूम ने मुसलमानों की इमारतों को आग लगा दी, जिनमें मस्जिदें भी शामिल थी। उसके बाद मुखालिफ गिरोह में गलियों में दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वहीं मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में खुराक की कमी है, क्योंकि बाजार गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद है। हजारों की तादाद में पुलिस इलाके में भेज दी गई थी, जो जलते हुए घरों से लोगों को निकलने में मदद फराहम करा रही थी। ताहम पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इलाकों को जलने से रोकने में और लोगों को जख्मी होने से बचाने के लिए कोई अहम कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम
बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, मंजरनामा देख रहे हैं आप। शाम के सदर बशार उल असद ने दमिश्क की एक मस्जिद में मुस्लिम इंतहा पसंदों पर खुदकुश बम हमले का इल्जाम आयद किया है और कहा है कि वो मुल्क के मुस्लिम इंतहा पसंदों का सफाया करेंगे। शामी सदर ने एक बयान में खुदकुश बम हमले में बुजुर्ग आलिम दीन शेख मोहम्मद सैयद रमजान की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो शाम और इस्लामी दुनिया में एक अजीम शख्सियत थे। साथ ही बशार उल असद ने दहशतगर्दों को चैलेंज करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों से आलिम दीन शेख रमजान की शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। शाम के सदर बशर असद ने दमिश्क की एक मस्जिद में मुस्लिम इंतहा पसंदों पर खुदकुश बम हमले का इल्जाम आयद किया है और कहा है कि वो मुल्क में मुस्लिम इंतहा पसंदों का सफाया करेंगे। शामी सदर ने एक बयान में खुदकुश बम हमले में बुजुर्ग आलिम दीन शेख मोहम्मद सईद रमजान की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो शाम और इस्लामी दुनिया की एक अजीम शख्सियत थे। साथ ही बशर असद ने दहशतगर्दों को चैलेंज करते हुए कहा कि दहशतगर्दों से आलिम दीन शेख रमजान की शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। उन्होंने खुदकुश हमले के रद्दअमल में अपने बयान में कहा कि जिन लोगों ने आपको कत्ल किया है वो समझते हैं कि वो इस्लाम की आवाज को खामोश करा देंगे। उन्होंने आपको उनके जाहिलाना नजरियात के खिलाफ आवाज उठाने की पादाश में कत्ल किया है। बशर उल असद ने कहा कि मैं शामी अवाम से हलफिया कहता हूं कि शेख रमजान, उनके पोते और दूसरे तमाम शोहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और हम आपके नजरियात से वाबस्ता रहेंगे और मुल्क से जहालत और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वाज़ेह है कि दमिश्क के इलाके अल-मज़ूरा में जुमरात की शब मस्जिदुल ईमान में खुदकुश बम धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद उड़नचस हो गई है। वहीं लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने हलाकतों की तादाद 46 बताई है और 84 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। वाज़ेह है कि 84 साला शेख रमजान सुन्नी आलिम दीन थे और तारीखी मस्जिद जामिया मुआ के इमाम थे, लेकिन वो अलवी फिरके के सदर बशर असद के हामी थे और उनके हक में तकरीरें किया करते थे। वहीं बाकी जंगजों के एक तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि जैश-उल-हुर उन पर हमले में मुलव्विस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जैश-उल-हुर की जानिब से इस कार्रवाई की किसी भी तरह की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हम इस तरह के खुदकुश बम धमाके नहीं करते और न ही मसाजिद को निशाना बनाते हैं। वहीं जराये के मुताबिक शेख रमजान शामी हुकूमत के पुरजोश हामी थे और शाम में सबसे बुजुर्ग असद नवाज आलिम दीन थे। साथ ही शामी सदर ने इल्जाम लगाया है कि बागियों को अमरीकी नवाज हुकूमत सऊदी अरब के रास्ते हथियार फराहम करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मई 2010 में सहयूनी कमांडोज के तुर्की के बहरी इमदादी काफिले पर हमले के लिए माफी मांग ली है और साथ ही मुतासिरा खानदानों को मुआवजा देने और तुर्की के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का भी ऐलान किया है। इजरायल के इस इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 3 सालों से जारी सिफारती कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मई 2010 में सहयूनी कमांडोज के तुर्की के बहरी इमदादी काफिले पर तबाहकुन हमले पर बिलाखिर माफी मांग ली है और मुतासिरा खानदानों को मुआवजा देने और तुर्की के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया है। सहयूनी वजीर आजम ने अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दोगान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उनसे फ्रीडम फ्लोटिला पर हमले की माफी मांगी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 3 साल से जारी सिफारती कशीदगी के खात्मे के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। मशरिक़े वस्ता के दौरे पर आए हुए अमरीकी सदर बराक ओबामा ने दोनों लीडरों के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत कराने में सालिसी का किरदार अदा किया है।
नेतन्याहू ने अपनी माफी में इजराइल के बहरी कमांडोज की ऑपरेशनल गलतियों का एतराफ किया है और कहा है कि वाक़े का अलमनाक नतीजा इरादी नहीं था और इजराइल को इंसानी जिंदगियों के ज़िया पर अफसोस है। बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने उर्दुगान को बताया कि इजराइल ने गजा समेत फलस्तीनी इलाकों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाखिले पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी है। वाज़ेह है कि तुर्की के माजी में इजराइल के साथ करीबी फौजी, सिफारती और सियासी ताल्लुकात उस्तवार रहे हैं, लेकिन इजरायली कमांडोज की 31 मई 2010 को गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर हमले के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। इस वाक़े से पहले इजराइल की गजा पर जनवरी 2009 में मुसल्लत करदा जारहाना जंग पर भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तलखी मौजूद थी, लेकिन इमदादी काफिले पर हमले ने जलती पर तेल का काम किया था और उसके बाद तुर्की ने इजराइल से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया था और इजराइल के साथ तयशुदा फौजी मशकें मंसूख कर दी थी। तुर्की फ्रीडम फ्लोटेला पर हमले के बाद से इजराइल से माफी का मुतालबा करता रहा था, लेकिन इजराइल ने माजी में माजरत करने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर तुर्क हुक्काम का कहना था कि अगर इजराइल ने अपनी जारहाना कार्रवाई के बाद मुफाहिमाना इक़दाम न किए तो इनक़िरा उसके साथ अपने सिफारती ताल्लुकात के दर्जे को कम कर देगा। तुर्की इजराइल से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए गजा की पट्टी का मुहासरा खत्म करने का भी मुतालबा करता चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का